के बाद जो थर्ड प्लाज्मिड है वो है आर प्लाज्मिड, जिसका मतलब है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, जो बेसिकली रेजिस्टेंस देगा बैक्टीरिया को अगेंस्ट हार्मफुल केमिकल्स और पैथोजेंस। तो उस वजह से अगर बैक्टीरिया में आर प्लाज्मिड है तो उसको कोई हार्मफुल केमिकल्स बैक्टीरिया को खराब नहीं कर पाएंगे। तो थर्ड प्लाज्मिड लिखोगे आर प्लाज्मिड। आर का मतलब है यहाँ पे रेजिस्टेंस, ड्यू टू आर प्लाज्मिड bacteria shows resistance against toxic chemicals और pathogens। टॉक्सिक केमिकल्स और पैथोजेंस। फोर्थ प्लाज्मिड है कॉल प्लाज्मिड। कॉल का यहाँ मतलब है कॉलिसिन। जिन बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड होगा वो सिक्रीट करेंगे टॉक्सिन कॉलिसिन, जिस वजह से वो दूसरे बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। तो बेसिकली जब बैक्टीरिया का बैक्टीरिया से ही कंपटीशन है तो उस टाइम पे जिन बैक्टीरिया में कॉल प्लाज्मिड है वो उनके लिए एडवांटेज हो जाएगा। बैक्टीरिया हैविंग दिस प्लाज्मिड secretes toxins which can kill other strains of bacteria. Which can kill other strains of bacteria. Strains मतलब और बैक्टीरिया की वैरायटीज जो हैं। उसके बाद यहाँ आ जाता है टीआई प्लाज्मिड, जिसका मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग। ट्यूमर इज जो एक्सेसिव सेल डिवीजन से बनता है स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जिन बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड होगा वो सेल डिविजन्स को इंड्यूस कर सकते हैं, जिस वजह से उनको यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। बैक्टीरिया प्लाज्मिड, yes, bacteria having this plasmid can induce cell divisions and they are used in genetic engineering, जहाँ पे बैक्टीरिया के इस प्लाज्मिड को यूज करके कोई भी डिजायर्ड जो जीन है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। दे आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। किसमें होता है टीआई प्लाज्मिड? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में। Where are they are used? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन्स को मॉडिफाई करना, उनको चेंज करना, उनको अपने ह्यूमन अपने बेनिफिट के लिए यूज करना। उनके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को हाँ जी, इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारी बॉडी में या कोई दवाइयां प्रोड्यूस करने में, कुछ एनिमल्स के लिए ऐसे। बेसिकली ये जीन्स को मॉडिफाई करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन से डील किया जाता है जो हमारे डीएनए का फंक्शनल पार्ट होता है। मैम इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करना है ना? हाँ जी, ये साइंटिफिक नेम है जिसके दो कंपोनेंट है जिनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। ओके मैम। मैम एक बार ये टाई प्लाज्मिड दोबारा समझा दो। टीआई का मतलब है बच्चा ट्यूमर इंड्यूसिंग। ट्यूमर का मतलब होता है जो ज्यादा बार अगर सेल डिवाइड हो जाए, ग्रुप ऑफ सेल इज ट्यूमर। तो ये प्लाज्मिड जो है वो बेसिकली सेल डिविजन इंड्यूस करवाता है, जिस वजह से इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग जो एक ब्रांच है जहाँ पे हम जीन्स की मॉडिफिकेशन करते हैं, उनको यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, उसमें यूज किया गया है इसको। ओके, थैंक यू मैम। प्लाज्मिड के बच्चा टाइप्स इतने ही हैं। एक मैं आपको और यहाँ टर्म बता रही हूँ, कई बार ऐसा भी होता है
कि जो मेन डीएनए है उसके साथ अटैच हो जाता है प्लाज्मिड, मतलब प्लाज्मिड अलग नहीं रहता, वो किसके साथ जाके अटैच हो जाता है, मेन डीएनए के साथ। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं एपिसोम। लास्ट में इसमें लिख लोगे एपिसोम, जिसका मतलब है प्लाज्मिड किसके साथ अटैच हो गया जाके, प्लस न्यूक्लियोइड। जैसे देखो ये मेन डीएनए है न्यूक्लियोइड इतना, इसके साथ जाके ये प्लाज्मिड अटैच हो गया, ये प्लाज्मिड हो गया। तो जब दोनों अटैच हो गए हैं एक साथ तो ये स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, एपिसोम। क्लियर बच्चे? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। लिख लिया है सबने यहाँ तक? एपिसोम का एक बार फिर से बता दो। यस मैम। जब मेन डीएनए के साथ ही अटैच हो जाए प्लाज्मिड उसको बोल देते हैं एपिसोम। मैम फिर ऐसा होता क्यों है? जो रिप्रोडक्शन का मेथड है कॉन्जुगेशन, जो अभी आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, कॉन्जुगेशन में अगर एपिसोम बन जाता है, मेन डीएनए के साथ अटैच हो जाता है प्लाज्मिड, तो उस बैक्टीरिया की कॉन्जुगेशन करने की टेंडेंसी 100 to 1000 टाइम्स ज्यादा हो जाती है। बेसिकली रिप्रोड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है इस स्ट्रक्चर के फॉर्म होने से। हमेशा बनेगा जब वो कॉन्जुगेशन करेंगे। बच्चा उसमें 2 मेथड्स होते हैं कॉन्जुगेशन में, एक मेथड है जिसमें ये बनेगा हमेशा। मैम हाँ जी, एग्रोबैक्टीरियम के बाद क्या लिखेंगे? ट्यूमफेशियंस, TUMEFACIENS, TUMEFACIENS। हाँ जी, अब बताओ लिख लिया सबने यहाँ तक? यस मैम। जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट करती हूँ वो आपको भी करने होते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एपिसोम, TI प्लाज्मिड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बिना मैंने आपको कल भी बताया था डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड का क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन सा है जो पेट्रोलियम पोल्यूशन कंट्रोल में यूज होता है। स्यूडोमोनास ब्यूटिडा उसकी एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अब बताओ नेक्स्ट लेबलिंग। जो बच्चा डायग्राम मैम। ड्रॉ करवाई थी मैंने उसमें लेबलिंग करवाई थी, तो बताओ नेक्स्ट पार्ट क्या है। हाँ जी बोलो। मैम स्यूडोमोनास पेट्यूडा मैम एक ही वर्ड है? बच्चा एक ही बैक्टीरिया का नाम है। अभी आप 3rd चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में करोगे, जब हम साइंटिफिक नेम देते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को तो मेनली उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, जीनस नेम, स्पीशीज नेम। और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। जीनस नेम के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखते हैं, बाकी सब स्मॉल होते हैं, स्पीशीज के सारे स्मॉल। तो ये एक ही ऑर्गेनिज्म के 2 कंपोनेंट है। जैसे हमारा नाम है ना साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस, ये तो सुना होगा आपने। यस मैम। तो वैसे ही एक ही बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास ब्यूटिडा, कॉमनली नोन है सुपरबग। अब बताओ नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सी है, लेबलिंग देखो अपनी डायग्राम की। फ्लैजिला, 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 फ्लैजिला बोलते हैं उसको। फ्लैजिला एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है जो किसकी आउटग्रोथ है। नंबर बताओ इसका लेबलिंग का क्या है। हाँ, 7। नंबर 7 इज फ्लैजिला। नो मैम नंबर 6। नंबर 6 है। ओके, नंबर 6 लिखो। फ्लैजिला। तो फ्लैजिला एक आउटग्रोथ है सेल वॉल की जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये भी आपको एक्सप्लेन किया था मैंने। बॉडी एक ही जगह पे है, सिर्फ हमारी लिम्स, आर्म्स, हमारी लेग्स मूव कर रही हैं तो मूवमेंट है। बॉडी एक से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रही है तो लोकोमोशन। तो प्लांट्स के पत्ते हिलते रहते हैं, ब्रांचेस हिलती हैं तो वो सिर्फ मूवमेंट है।
एनिमल्स एक से दूसरी जगह जा सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं अपने आप को, तो दैट इज लोकोमोशन। तो प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं है, एनिमल्स में है। मूवमेंट दोनों में है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। अब आ गया समझ? तो फ्लैजिला किस में हेल्प करेगा? लोकोमोशन में। तो लिखोगे एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल which helps in locomotion in bacteria it has 3 parts. कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके? 3। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं बेसल बॉडी। हाँ जी। सेकेंड पार्ट इज हुक, थर्ड पार्ट इज फिलामेंट। मैं आपको इधर डायग्राम भी इसकी ड्रॉ करके फिर से बता रही हूँ फ्लैजिला की। देखो ये पार्ट हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है क्या? सेल वॉल। और फिर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगी? फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसको क्या कहते हैं? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो फ्लैजिला कैसे प्रेजेंट होता है? सबसे पहले फ्लैजिला का प्रेजेंट होगा बेसल बॉडी, जो कि एक ऐसे, उसमें एक तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको कहते हैं सेंट्रल रॉड। इसके अराउंड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। 2 रिंग्स होंगी इधर सेल मेम्ब्रेन वाली स्पेस में, 2 रिंग्स होंगी सेल वॉल वाली स्पेस में। सेंट्रल रॉड एंड रिंग्स मिलके बनाते हैं बेसल बॉडी। फिर उसके बाद एक स्मॉलेस्ट पार्ट होगा जो 360 पे रोटेट कर सकता है, ये वाला, इसको कहते हैं हुक। उसके बाद होगा फिलामेंट, ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है जो, ये किसका बना होगा? 3 to 8 स्पाइरली अरेंज्ड प्रोटीन सब यूनिट्स, जिसका नाम है फ्लैजिलिन। ऐसे इसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन की सब यूनिट्स होंगी। तो अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो, देखो ये एक पेन है, इसका कुछ पार्ट नीचे एम्बेडेड है मेम्ब्रेन्स में, जो है बेसल बॉडी। फिर उसके बाद वाला जो पार्ट है वो 360 पे रोटेट हो रहा है, उसके आगे वाला पोर्शन हो गया फिलामेंट। अगर ये चीज 360 पे रोटेट होगी तो कैसी मूवमेंट आएगी? जैसे बॉटल का कैप बंद करते हैं वैसा ही होगा ना, बिल्कुल। इसको कहते हैं कॉर्क स्क्रू मूवमेंट। बिल्कुल जैसे हम बॉटल का कैप क्लोज करते हैं, इस मूवमेंट का नाम है कॉर्क स्क्रू मूवमेंट। तो इसमें लिखोगे, बेसल बॉडी में लिखोगे मेड अप ऑफ सेंट्रल रॉड एंड रिंग्स अराउंड इट। बच्चा ये रिंग्स का डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें मैं आपको समझाऊंगी ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया होता क्या है, फिर उनमें डिफरेंसेस क्या है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैं आपको चारों रिंग्स के नाम लिखवाऊंगी। 4 रिंग्स होती हैं। कौन कौन सी? हाँ जी मैम, ये मैम रिंग्स वाला फिर से समझा दो। देखो एक सेंट्रल, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। आप चाहते हो कि ये रॉड जो है, अब उसके ऊपर वाला हुक जो है वो 360 पे रोटेट कर रहा है, तो रॉड की पोजीशन उसी जगह पे रहे, तो उसके अराउंड क्या लगा दिए जाते हैं? आपने कोई मशीन वगैरह किसी कोई देखी होगी, उसमें क्या करते हैं? वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसके अराउंड क्या होते हैं? स्क्रू नहीं होते उसके अराउंड लगाए होते? यस मैम। तो बेसिकली रिंग्स का काम है उस रॉड को वहीं रखना, क्योंकि जब ये पोर्शन ऐसे रोटेट हो रहा है तो हिले ना, उसी पोजीशन में रहे, तो रिंग्स उसके अराउंड है। कितनी है? 4। 2 सेल वॉल वाले पोर्शन में, 2 सेल मेम्ब्रेन वाले पोर्शन में। उनके नाम है LPSM। आया समझ? ओके मैम। तो मैं आपको ना हुक ही करता है।
हाँ 360 पे रोटेट हुक करेगा। मैं आपको ना इसके बाद इसकी एक दो ना रियल इमेजेस दिखाऊंगी, कुछ 3D पिक्चर्स, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बस ये लिखने के बाद हुक में आप लिख लोगे इट कैन रोटेट एट 360 डिग्री so it gives corkscrew movement to flagella. And the longest part is filament, longest portion, which is hollow, अंदर से थोड़ा खाली होगा, जैसे आपको दिख ही रही है यहाँ स्पेस, hollow, cylindrical, exposed part, बाहर को जो निकला हुआ है, made up of 3 to 8 spirally arranged subunits of flagellin protein subunits of flagellin protein. कई बार बच्चा पानी में ना, आपको वैसे पानी क्लियर लग रहा होगा पर उसमें हल्का सा टर्बुलेंस होता है, जैसे होता है ना हल्का सा कुछ ऐसे पता फील होना कि कुछ मूव हो रहा है पर दिखेगा कुछ नहीं, दैट इज नोन एज टर्बुलेंस। तो वो टर्बुलेंस किस वजह से होती है? बैक्टीरिया के फ्लैजिला की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे, टर्बुलेंस इन लिक्विड मीडियम can be due to flagella of bacteria. Can be due to flagella of bacteria. यहाँ तक करो कंप्लीट, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कुछ पिक्चर्स। बच्चे किसी का माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है, प्लीज म्यूट रखो। डन मैम। सब बच्चे कर लो पहले कंप्लीट। डन मैम। मैम जस्ट अ मिनट मैम। ओके वो आपका हाँ जी मीटिंग मैम हाँ जो हाँ जी। मैम फिलामेंट वाला एक बार समझा दो। फिलामेंट जो बच्चा है, जो बाहर को निकला हुआ पोर्शन है, जो मैक्सिमली, जैसे आपको एक बैक्टीरिया का अगर मैं दिखाऊं, लेट्स सपोज एक बैक्टीरिया है, उसमें आपको फ्लैजिला ऐसा दिख रहा है, तो ये जो पूरा एक्सटेंडेड पार्ट आप दिखा पा रहे हो मॉर्फोलॉजिकली, वो मेनली फिलामेंट है जो बना है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। ओके मैम। मैं आपको इसकी कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आए। हाँ जी बताओ, कर लिया कंप्लीट यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। नहीं, यस मैम। यस मैम। एक सेकंड बच्चा, मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रही हूँ। ये आपको सबको दिख रहा है? यस मैम।
तो दिस इज यस मैम। ये फ्लैजिला की आपको देखो फिलामेंट हुक दिख रहा है ये सब। यस मैम। यस मैम। ये वाली डायग्राम देखो, इसमें और क्लैरिटी आ रही होगी। यस मैम। ये देखो बैक्टीरिया में आपको ऐसे फ्लैजिला दिखेगा, पर अगर आप इसी का एक सेकेंड अभी देखो आपको ये पिक्चर शो हो रही है सबको। यस मैम। तो इसमें आप समझ पा रहे हो बेसल बॉडी क्या है, हुक कैसे 360 पे रोटेट हो रहा है, कैसे उसका फ्लैजिला है आगे, फ्लैजिलम मतलब फिलामेंट को ही लिख रहे हैं ये। तो फ्लेक्सिबल जॉइंट की तरह काम कर रहा है हुक। यस मैम, मूवेबल जैसे कि कॉर्क हाँ होती जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही। और मैं आपको एक दिखा देती हूँ, और वो ज्यादा बेटर लगी मुझे। हाँ जी, ये वाला पिक्चर दिख रहा है सबको। इसमें देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर है, सेल वॉल पेरीप्लाज्मिक स्पेस उसमें जो है वो क्लियर है, यस मैम। हुक फिलामेंट Yes, इसमें ma'am. नजर आ रहा है आपको। ये माइक्रोस्कोप में आपको ऐसा नजर आएगा। इसके पास साथ एक ब्लैक एंड व्हाइट में दिया हुआ है ना कि पिक्चर, वो उसका Yes, ma'am. माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया हुआ है। रिंग्स भी नजर आ रही हैं इसमें, दो नीचे वाली भी नजर आ रही हैं। Yes, ma'am. ओके, हाँ जी, ये सबने कंप्लीट कर लिया। यस मैम। यस दिस मैम। इज ऑल Yes. अबाउट प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। अब बताओ 7th पॉइंट क्या है डायग्राम के अकॉर्डिंग। मैम, इंक्लूजन बॉडीज। पॉलीराइबोसोम नहीं है, या वो 8 नंबर पे है, क्योंकि वो मैम आएंगे अपने। पॉलीजोम है। 7th पे। ठीक है, मैम 7th पॉलीजोम है। ओके। नेक्स्ट लिखोगे पॉलीजोम, और इसको बोल देते हैं पॉलीराइबोसोम, क्योंकि एक्चुअल में एक ही एमआरएनए की चेन पे, जो कि मैसेंजर आरएनए होता है, उस पे 4 से 8 राइबोसोम एक टाइम पे अटैच हैं, तभी पॉली। पॉली मींस मैनी राइबोसोम्स, मैनी राइबोसोम्स अटैच ऑन सिंगल आरएनए चेन। क्यों अटैच होते हैं? जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है, या आप कह सकते हो पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि वही जाके आगे प्रोटीन बनाते हैं मॉडिफिकेशन पैक होके। तो उस स्ट्रक्चर का नाम है पॉलीजोम, पॉलीराइबोसोम या एर्गाजोम। पहले तो मैं आपको एक थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं पॉलीराइबोसोम का, जो हम यूकैरियोटिक सेल में लिखेंगे। बच्चा प्लीज माइक म्यूट। मैम हाँ जी, मैम मेरी ये मैंने क्लास पहले लगाई नहीं हुई थी इनसे पहले वाली, तो मैम प्लीज़ टेल मी आप कौन से डायग्राम की बात कर रहे हो। बच्चा एक डायग्राम मैंने जब स्टार्ट किया है ना प्रोकैरियोटिक सेल, तो सबसे पहले मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम ड्रॉ करवाया है। उसमें ओके मैंने मैम। हर जो भी ये डिस्कस कर रहे हैं वहां पे ड्रॉ करवाया, और उसको लेबल करवाया था विद नंबरिंग, कि हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो ओके अगर मैम। आपने नहीं अटेंड किया है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने वो डायग्राम नहीं किया होगा। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हैं बॉटनी चैनल में, बॉटनी में, वो 3rd लेक्चर्स हैं, उस लेक्चर में ही मैंने डायग्राम ड्रॉ करवाई है, आप वहां से देख लेना। और ओके मैम। मैं आपको इसका पिक्चर भी सेंड कर दूंगी सबको इस डायग्राम का, क्योंकि मुझे लग रहा है जो मैंने नोट सेंड किए हैं उसमें डायग्राम नहीं होगी। Yes, ma'am. उसमें नहीं है। यस मैम, डायग्राम नहीं है। तो मैं डायग्राम आपको अलग से सेंड कर दूंगी। और जो यहाँ ऐसे करते हैं, जो कल की बैकअप क्लास है उसमें मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करवाऊंगी, तो कल की मैम बैकअप चैट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये। हाँ जी, मैम चैट बॉक्स में डायग्राम की पिक है आई थिंक सो। क्या बोला बच्चे, दोबारा बोलो। मैम डायग्राम मैम का वो कह रहे हैं। स्क्रीनशॉट चैट बॉक्स में। हाँ, एक चैट बॉक्स में डायग्राम का रिप्लाई स्क्रीनशॉट बॉक्स है। में डायग्राम था मैम। हाँ हाँ हाँ, उसका मैम यस स्क्रीनशॉट भी मैम, है। इसने स्क्रीनशॉट सेंड किया था। हाँ जी, वो आप देख सकते हो। अदरवाइज बच्चा कल की बैकअप क्लास जो 5 to 6 10 मैंने रखी है, मैं फिर भी एक बार सबको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दूंगी कल। उसमें मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करवाऊंगी, वो आप जरूर अटेंड करनी है आपने। क्लियर?
तो इसमें लिखो, अच्छा मैं राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा बता दूं पहले आपको। राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली जो प्रो और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट है, क्योंकि हम लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, और राइबोसोम तो मेम्ब्रेन बाउंड है ही नहीं है, तो वो प्रोकैरियोट्स में होते हैं। और राइबोसोम्स को उनकी डेंसिटी, उनके साइज के बेसिस पे दो तरह से डिवाइड किया गया है, 70s एंड 80s। एस का मतलब ही होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो कि इनडायरेक्टली जैसे यूनिट होती है ना हर चीज की मेजरमेंट की, तो वैसे ही राइबोसोम के साइज मेजरमेंट की यूनिट है एस, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और दूसरा इसका मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट स्वेडबर्ग। तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 70s राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोट्स में दोनों देखेंगे आप, 70s भी 80s भी। तो अब इसमें लिखते हैं, मैम प्रो में केवल 70 होता है। प्रो में सिर्फ 70s होंगे। हाँ जी, मैं लिखवा देती हूँ, राइबोसोम्स आर, एनसीईआरटी में, हाँ जी मैम एनसीईआरटी में यूकैरियोट्स में सिर्फ 80s दिया हुआ है कि 70s इज प्रेजेंट इन दी। सुनो बच्चे, सुनो सुनो सुनो, 80s जो है प्रो यूकैरियोट्स में, वहां पे 80s राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में होते हैं या ईआर पे होते हैं, पर वहां पे दो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है प्रो यूकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर 70s राइबोसोम्स हैं। तो उन ऑर्गेनेलीज में 70s राइबोसोम्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल में। और फिर यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में नॉर्मली कौन से हैं, 80s, तो दोनों हो गए ना 70 और 80s। इस वे में मैं बोलती हूँ। तो एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लाइन जो साइटोप्लाज्म के लिए लिखी है उसके लिए लिखा है 80s है, पर उसने ये भी लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70s होते हैं, और ये दोनों किसकी ऑर्गेनेली हैं, यूकैरियोटिक सेल की। क्लियर है बच्चे आपको? यस मैम। मैम में 70s और 80s होता क्या है? ये जो है साइज का मेजरमेंट है इनके, और ये साइज वैसा नहीं है जैसे 70-80 मिलीग्राम टाइप का हो। ये आगे राइबोसोम जो है वो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के बने हुए हैं, उनका आगे ये जो है मतलब सम टोटल है कुछ, थोड़ा आगे जाके आपको बच्चे समझ आएगा ये, जब मैं आपको राइबोसोम ऑर्गेनेली बताऊंगी। ओके मैम, ओके। हाँ जी, राइबोसोम्स आर स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन, हाँ यहाँ पे मैं सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल की रिस्पेक्ट में लिखूंगी, जो भी लाइन लिखूंगी, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल, only 70s ribosomes, 70s ribosomes are present in prokaryotes अब S का क्या मतलब है, S means साइज, sedimentation coefficient which is indirect measure of बच्चे किसी का माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है बच्चा, बाकियों को डिस्टरबेंस हो रही होगी इससे। इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड क्या चाहते हो? हाँ जी राधिका, यस मैम। क्यों अनम्यूट कर रहे हो बच्चे माइक आप बार बार? मैम अनम्यूट नहीं करी, म्यूट। बच्चा मुझे आपके अनम्यूट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं आपको कुछ पूछती हूँ तो मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग अनम्यूट करो, बट अभी जैसे आप बाकियों से पूछना, अब जब आपका माइक अनम्यूट हो रहा है तो उससे एक नॉइज क्रिएट हो रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप म्यूट रखो, अभी जब बोलना होगा तो अनम्यूट करो। Indirect measure of density and size of ribosomes. Also, S means Swedberg unit, दो मतलब है इसके,
after the name of scientist so in bacterial cell 4 to 8 70s ribosomes get attached on single chain of messenger RNA, उसको हम mRNA लिख देते हैं जिसका फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्यों अटैच होते हैं? जब अटैच होते हैं तो उसका मतलब होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस होनी है। तो जब ज्यादा राइबोसोम अटैच होंगे एक ही एमआरएनए की चेन पे तो उससे ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन सिंथेसिस होगी फॉर लार्ज स्केल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। फॉर लार्ज स्केल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। कई बार बच्चा इसको हम पॉलीपेप्टाइड्स भी लिख देते हैं क्योंकि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वही तो प्रोटीन्स बना रही हैं, तो वो एक ही मीनिंग है, कोई फर्क नहीं है खास इसमें। इस स्ट्रक्चर का नाम है पॉलीजोम। पॉली मीन्स मैनी, सोम इज टेकन फ्रॉम वर्ड सोमा। सोमा का मतलब होता है बॉडी। वैसे ही पॉलीराइबोसोम का मीनिंग हुआ पॉलीज मैनी राइबोसोम्स। एर्गासोम भी उस वे में कहा गया है कि ये लार्ज स्केल सिंथेसिस कर रहे हैं प्रोटीन्स का। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस मैम। आपने सेकंड मीनिंग ऑफ एस का क्या मन बोला है? स्वेडबर्ग यूनिट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नाम है स्वेडबर्ग। ओके मैम। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओनली 4 to 8 राइबोसोम का अटैच। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और बच्चा आरएनए से प्रोटीन का बनना, जो एमआरएनए पे प्रोटीन बन रहे हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलेशन। आप चाहो तो ये मतलब एक्स्ट्रा है, जैसे फॉर लार्ज स्केल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स वाई, उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। ये आप 12th में पढ़ोगे अभी जाके। ट्रांसलेशन का मतलब है आरएनए से प्रोटीन्स का बनना। यहां तक लिख लो। डन मैम। सबने कर लिया बच्चे कंप्लीट? यस मैम, डन। मैम वेट। ओके। मैम मैम जो रिबोसोम और पॉलीरिबोसोम है दोनों के फंक्शंस मतलब सेम ही होते हैं? बच्चे पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, एर्गासोम, एक ही चीज के 3 नाम है। जो ये स्ट्रक्चर था ना डायग्राम में, जैसे ये चेन है एक एमआरएनए का, इसके ऊपर ऐसे अटैच होते हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी है 70s राइबोसोम्स 4 से 8। तो ये पूरी स्ट्रक्चर जो बनी इससे, जो एक टाइम पे जैसे ऐसे इस पे चेन्स बन रही होंगी ऐसे प्रोटीन्स की, जिनको पॉलीपेप्टाइड चेन्स बोला मैंने, तो इस स्ट्रक्चर का नाम है पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, एर्गासोम। इसी स्ट्रक्चर के 3 नाम है। ये 70s राइबोसोम्स हैं जो आपको 8 लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। ये जो चेन्स बन के बाहर निकल रही हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। और स्काई ब्लू कलर की जो एक चेन बनाई है जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच है वो एमआरएनए है। अब समझ आ गया? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैं ओनली वन कंफ्यूजन मैम, इनका सिर्फ यही काम होता है कि इन्होंने प्रोटीन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन करना है मैम इन्होंने? हाँ जी बच्चा, ये बहुत बड़ा काम है। हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें एक्सप्रेस हो रही हैं वो प्रोटीन ही तो एक्सप्रेस कर रहे हैं। सिर्फ नहीं है ये सबसे बड़ा काम है। बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अटैक करता है तो हमें वो डिजीज तब तक नहीं हो सकती जब वो ट्रांसलेट नहीं करता, जब तक उसके प्रोटीन्स नहीं आते हमारी बॉडी में, जब एक्सप्रेस वही चीज होती है जैसे एक्सक्यूज होता है। मी मैम। हाँ जी। मैम पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या करती हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन ही
कई होती हैं कि एक ही चेन एक ही प्रोटीन की तरह बिहेव करने लगती है, कई एक दो चेन आपस में कॉइल होके पैक होके फिर बनाती हैं प्रोटीन, कई होती है 3 बार उनकी कॉइलिंग होती है फिर प्रोटीन बनता है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन ही मॉडिफाई होके प्रोटीन बनती है बाद में। देखो बेसिकली बेसिक समझो इसका, बिल्कुल अगर बेस पे इसका फाउंडेशन लेवल पे आ जाए तो देखो सबसे पहले होते हैं बायोमोलिक्यूल्स में अमाइनो एसिड्स, ये आपको सबको पता होगा हमारे यस मैम। यस मैम। अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड होता है पेप्टाइड जो 2 अमाइनो एसिड को जोड़ता है। तो जैसे 6 अमाइनो एसिड जुड़ गए तो उससे जो एक चेन बनी उसका नाम है पॉलीपेप्टाइड चेन, और वही पॉलीपेप्टाइड चेन फर्दर पैकिंग करके बन जाएगी प्रोटीन। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे ना वहां पे आएगा ये सब। ओके मैम। मैम एक बार ट्रांसलेशन एक्सप्लेन करना। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, या आप कह सकते हो पॉलीपेप्टाइड्स का बनना, क्योंकि वो मैंने आपको कहा कि एक ही बात हुई, इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। बेसिकली आरएनए के पास इंफॉर्मेशन है, उसको कोड करना, ट्रांसलेट करने का मतलब क्या होता है, मीनिंग समझना किसी चीज का, तो उसको एक्चुअल इंफॉर्मेशन में कोड करना इज ट्रांसलेशन। एक्चुअल इंफॉर्मेशन कौन है, जो एक्सप्रेस होता है जो चीज, प्रोटीन। मैम रिपीट कर दो। प्रोटीन जो है वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो एक्सप्रेस हो रहे हैं, जिसके बारे में पता चलता है बॉडी में जब वो आ जाते हैं। आरएनए के पास वो इंफॉर्मेशन है तो आरएनए उसको ट्रांसलेट कर रहा है, मीनिंग उस ट्रांसलेशन का मतलब यही होता है ना, किसी चीज का मतलब समझना। तो आरएनए जब ट्रांसलेट हो गया तो वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस हो गई, किसकी फॉर्म में, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन्स की फॉर्म में। क्लियर? यस मैम। सबने लिख लिया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। यस मैम। 8th part is inclusion bodies। मैम इंक्लूजन बॉडीज। बच्चा जो इंक्लूजन बॉडीज है रिसेंट जो नीट हुआ है उसी में इसके बारे में क्वेश्चन आया था। 4 स्टेटमेंट्स थी, एक इनकरेक्ट है बाकी 3 करेक्ट हैं, तो वही आंसर था जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्या है इंक्लूजन बॉडीज? प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में कुछ फूड रिजर्व्स, कुछ रिजर्व मटेरियल्स पड़े हैं जो या तो विदाउट कवरिंग ऑफ मेम्ब्रेन है या फिर वो फॉल्स मेम्ब्रेन बाउंड है। फॉल्स मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो लिपिड प्रोटीन की नहीं बनी हुई है, तो वो स्टोर कर रहे हैं कुछ चीजों को, जैसे कोई कार्बन स्टोर कर रहा है, कोई फॉस्फेट स्टोर कर रहा है, कोई स्टार्च को स्टोर कर रहा है, कोई ऑयल को स्टोर कर रहा है, उनको कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। तो लिखोगे इसमें रिजर्व मटेरियल्स। मैम एक बार रिपीट करना, मेरा कनेक्शन चला गया था। रिजर्व मटेरियल्स हैं ये जो साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट हैं। ये मेम्ब्रेन लेस भी हो सकते हैं, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ना हो, या फिर ये फॉल्स मेम्ब्रेन कवर्ड होंगे। फॉल्स मेम्ब्रेन इज जो लिपिड प्रोटीन की नहीं बनी हुई है। ऐसी स्ट्रक्चर का नाम है इंक्लूजन बॉडीज। दे कैन स्टोर कार्बन, फॉस्फेट, स्टार्च, ग्लाइकोजन, फैट्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कुछ भी ऐसे स्टोर कर सकते हैं ये। Reserve materials in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm mic mute please. Lavisha mic mute. Are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies in the form of inclusion bodies. They are
either not bounded by any membrane and lies freely in the cytoplasm, lies freely in the cytoplasm. फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हैं, जो फॉस्फेट स्टोरिंग ग्रेन्यूल्स हैं उनको कहते हैं वॉलुटिन ग्रेन्यूल्स। कई बार क्वेश्चन आया है इसका। फॉस्फेट स्टोरिंग नाम है उनका वॉलुटिन ग्रेन्यूल्स। फॉस्फेट स्टोर करना क्यों जरूरी है? जो एनर्जी फॉर्म है, जो एनर्जी करेंसी है सेल की, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो डाई से ट्राई बनेगा ही कैसे? जब उसको फॉस्फेट मिलेगा। तो वही एनर्जी स्टोर करने के लिए फॉस्फेट होना जरूरी है। तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, वॉलुटिन ग्रेन्यूल जिनको कह देते हैं। दूसरे हैं साइनोबैक्टीरिया में जो स्टार्च स्टोर करते हैं उसको कहते हैं साइनोफाइसन स्टार्च। बेसिकली स्टार्च इन साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा जिसको बोलते हैं, वो वाले ग्रेन्यूल्स विदाउट मेम्ब्रेन है। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहे हैं, हमारी बॉडी में भी फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। और दूसरे क्या कंडीशन हो सकती है? आइदर लिखा था ना यहाँ पे मैंने, और बाउंडेड बाय फॉल्स नॉन यूनिट मेम्ब्रेन, जो लिपिड प्रोटीन की नहीं बनी हुई है, बेसिकली नॉन यूनिट फॉल्स मेम्ब्रेन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम अपने स्टार्च का नाम क्या लिखा है? साइनोफाइसन। ओके मैम। साइनोबैक्टीरिया में जो होता है। और बाउंडेड बाय नॉन यूनिट फॉल्स मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल उसमें आता है वन इज गैस वैक्यूल, नाम से पता चल रहा है गैस स्टोर करके बुओयेंसी देगा। और इसको फॉल्स वैक्यूल भी बोल देते हैं, फॉल्स या स्यूडो वैक्यूल। क्यों बोल रहे हैं फॉल्स या स्यूडो वैक्यूल? क्योंकि इसमें कौन सी मेम्ब्रेन है? फॉल्स मेम्ब्रेन, फॉल्स मेम्ब्रेन विच गिव्स बुओयेंसी। बुओयेंसी से क्या होगा? बैक्टीरिया पानी के ऊपर ऊपर फ्लोट करेगा, तो वो प्रॉपर क्या ले सकता है? सनलाइट फॉर photosynthesis, which gives buoyancy to bacteria to absorb proper sunlight for photosynthesis. ये जो गैस वैक्यूल है ये कुछ बैक्टीरिया में ही होगी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो बैक्टीरिया हैं पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये सब भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आएगा कि है क्या ये, पर्पल ग्रीन क्यों कहा गया उनको। और दूसरे साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इसको शॉर्ट में BGA लिख देते हैं, जिसका मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो फॉल्स वैक्यूल हो सकती है। हाँ जी मैम, गिव्स बुओयेंसी टू बैक्टीरिया का क्या मतलब हुआ? बुओयेंसी जब वो फ्लोट करने लगे पानी के ऊपर, जब कोई लाइट वेट का हो जाता है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। बुओयेंसी का मतलब लिख लो, एबिलिटी टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एक्सक्यूज मी मैम। ओके मैम। मैम साइनो के स्पेलिंग में ए आता है? हाँ जी। ओके मैम। नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन में आ जाते हैं साइनोफाइसिन स्टार्च वाले, वॉलुटिन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। नॉट बाउंडेड बाउंडेड बाय फॉल्स मेम्ब्रेन में आ जाता है एक तो गैस वैक्यूल, दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है वो मैं लिख रही हूँ अब। गैस वैक्यूल, दूसरा है PHB, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म होता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट। ब्यूट्रेट इज 4 कार्बन स्टोरिंग बॉडी होती है। ब्यूटेरिक का नहीं। मैम ये भी गैस में। हाँ जी, हाँ हाँ बोलो। मैम ये भी PHB भी मैम गैस वैक्यूल नहीं की बच्चे, टाइप है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा नॉन यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड में पहला स्ट्रक्चर आता है गैस वैक्यूल, ये दूसरी ग्रेन्यूल है जिसका नाम है PHB, जो कार्बन स्टोर कर रहे हैं बेसिकली। और थर्ड आ जाते हैं इसमें, जो फॉल्स मेम्ब्रेन बाउंड में थर्ड आ जाते हैं सल्फर ग्रेन्यूल्स। तो ये तो नाम से पता चल रहा है क्या स्टोर कर रहे होंगे? सल्फर। सल्फर। सल्फर।
आपने वोलेटिन ग्रैन्यूल्स के बाद क्या लिखा है? साइनोफाइसन, CYANO PHYCEAN। जो साइनोबैक्टीरिया में स्टार्च होती है उसको साइनोफाइसन स्टार्च कहा गया है, क्योंकि उसका जो कॉम्पोजिशन है, जो उसका फॉर्मूला है, वो बिल्कुल प्लांट वाली स्टार्च का नहीं है, तो इसलिए उसको अलग करने के लिए लिख दिया साइनोफाइसन स्टार्च। मैम पर्पल एंड ग्रीन एक ही नाम है बैक्टीरिया का? नहीं, ये दो बैक्टीरिया हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, उनको एक साथ लिख दिया मैंने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये आप पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ओके मैम। तो बच्चा आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ कंप्लीट हो जाता है हमारा। इसके बाद ग्राम स्टेनिंग का टॉपिक है, जिसमें मैं बताऊंगी आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंसेस। फिर शुरू होता है यूकैरियोटिक सेल। कल की बैकलॉग क्लास 5 to 610, उसमें मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी आपको पिछली क्लासेस का। आपको नोट्स पढ़ के बैठना है, नोट्स सबके पास होने चाहिए, नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? फिर उसके बाद जो डाउट होगा फिर उसके बाद बताना। एक्सक्यूज मैम। हाँ जी। मैम आपने सियानो बैक्टीरिया के नीचे BGA क्यों लिखा है? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया का अनदर नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी। कॉमनली इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। हम ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स क्या स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में होता है, तो वही ग्लाइकोजन है। ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही है, वाटर इनसॉल्युबल। डन मैम। जो बच्चे कंप्लीट कर लिया जिन्होंने, वो लीव कर सकते हो। मैम डन। लीव कर सकते हो बच्चा जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।